बस hello class, today we are discuss in ER diagram entity relationship from Government Polytechnic Ghaziabad. सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हम पढ़ते क्यों हैं. दैट इज़ अ मेन फैक्ट. एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को किसी भी कैरिकुलम या डेटाबेस के लिए जो एग्जिस्ट कराया गया उसका रीज़न था कि हम अपने किसी भी इंफॉर्मेशंस को, डेटास को कैसे एक रीअरेंज्ड फॉर्म में रख सकें, और जो भी फॉर्म रीअरेंज्ड हो वो डायग्रामेटिक हो, ताकि हम किसी भी डेटा को जो भी एक्सेस करना है हमें वो डायरेक्टली हम उस डेटा को एक्सेस कर सके और कोई भी एम्बिग्युइटी प्रोसेस्ड ना हो. डेटा एम्बिग्युइटी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कंप्यूटर वर्ल्ड में, जिसके थ्रू हम ये डिनाई करते हैं कि कौन सा डेटा किस टाइम पे आना है और किस टाइम पे किस डेटा को एक्सेस करना है. जब एक ही टाइम पे सेम डेटा, सेम तरीके के डेटा को एक्सेस कर पाएंगे तो कभी भी यूज़र ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि किस डेटा को हमें एग्जैक्टली किस टाइम पे एक्सेस करना है. तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू हम ये बताते हैं कि किस डेटा को किस टाइम पे एक्सेस करना है, और किसी भी डेटाबेस का मतलब यही होता है, सबसे बड़ा फैक्ट इसका यही है कि हम डेटाबेस का मैनेजमेंट अच्छे से कर सकें. एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स का बेसिक्स 1976 में प्रपोज किया पीटर चैन ने, और डेटाबेस में कंसेप्चुअल व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ईआर डायग्राम को रिप्रेजेंट किया, जिसके थ्रू हम इस डेटा को ईजिली एक्सेस कर पाए. सेकेंड थिंग आती है कि ईआर डायग्राम के लिए सबसे मेन चीज़ें हैं एंटिटी रिलेशनशिप. तो फर्स्ट थिंग हम एंटिटी क्या होती है इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं. एंटिटीज़ क्या हैं. ईआर डायग्राम का दो फैक्ट है, एंटिटी और रिलेशनशिप. तो सबसे पहले हम एंटिटी डिस्कस करते हैं. एंटिटी क्या है कि किसी भी रियल वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट है वो एंटिटी है, लेकिन क्या हर एक ऑब्जेक्ट एंटिटी है ये डिफाइन कर पाना इतना ईजिली नहीं है. तो एग्जैक्टली हम ईआर डायग्राम में जिस एंटिटी की बात करते हैं वो एंटिटी ऑब्जेक्ट तो हो, लेकिन उसका अपना एक आइडेंटिफिकेशन भी हो. ऐसा नहीं कि वो ऑब्जेक्ट तो है लेकिन उसकी अपनी कोई एंटिटी नहीं है. तो एंटिटी, जैसे आप जब भी कभी ईआर डायग्राम में अब कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि एंटिटी और उनका बीच का रिलेशन. एंटिटी, आपको ये पता होना चाहिए कि ईआर डायग्राम में हम कभी भी एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते, एंटिटीज़ के कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ या एंटिटी सेट्स. लेकिन उन एंटिटी सेट्स का भी ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि जो एंटिटी सेट होंगे वो सिमिलर एंटिटीज़ के हों. जैसे आप स्टूडेंट एक एंटिटी है, ईआर डायग्राम में हम पढ़ते हैं कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, लेकिन स्टूडेंट एंटिटी नहीं है.
स्टूडेंट की कैटेगरीज को हम डिफाइन करते हैं कि स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, उसके मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, उसमें हम जो स्टूडेंट ए है दैट इज़ एंटिटी, स्टूडेंट बी है दैट इज़ एंटिटी, स्टूडेंट सी है दैट इज़ एंटिटी, बट स्टूडेंट इज़ नॉट एंटिटी। स्टूडेंट जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जिनके बीच हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं दैट इज़ एंटिटी सेट। कितनी खास बात है कि हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में आज तक यही जानते आए हैं कि हम एंटिटीज़ के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एंटिटीज एक जो वैल्यू हम एग्जिस्ट करा रहे हैं, जो इंस्टेंस हमारे पास हैं दैट इज़ एंटिटीज़, और डिफरेंट एंटिटीज़ का जो कलेक्शन है वो एंटिटी सेट है, और उस एंटिटी सेट के रिलेशन को हम पढ़ते हैं। कोई स्टूडेंट किस कॉलेज से रिलेट कर रहा है ये रिलेशन, या किस डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहा है ये रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद आता है कि आप जब भी एंटिटी सेट की बात करते हैं तो एंटिटी सेट को आप कैटेगराइज करते हैं कई फॉर्मों में। तो जो एंटिटी कैटेगराइज हो रही है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को बता रही है, जैसे स्टूडेंट का नेम हुआ, स्टूडेंट का रोल नंबर हुआ, स्टूडेंट की ब्रांच हुई, या स्टूडेंट का कोई आईडी नंबर है। तो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को एग्जिस्ट कर रहा है या जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को इस्टेब्लिश कर रहा है वो हमारा एट्रीब्यूट कहलाता है। और एट्रीब्यूट को हम बहुत डीपली या बहुत डिफाइन वे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट ही उस एंटिटी सेट के रिलेशंस को या उस एंटिटी सेट के प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो एट्रीब्यूट का जो एग्जिस्टेंस है किसी भी ईआर डायग्राम में, वो उसके डिटेल्ड फॉर्म को, एंटिटी सेट के डिटेल्ड फॉर्म को कंसिस्ट करने के लिए होता। तीसरी चीज़ आती है एट्रीब्यूट्स में कितने टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा हैं वो डेटा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर टाइप का ही डेटा हमने कलेक्ट किया है या एंटिटी सेट जो है वो सिमिलर टाइप का ही एंटिटी सेट हो। कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यूज़ भी अलग अलग होती हैं, उनको हमें डिफ़ाइन करना होता है और ये फाइंड करना होता है कि जो एट्रीब्यूट दिया है वो कैसा एट्रीब्यूट है। तो हमारे पास कैटेगरीज़ जो वाइड कैटेगरीज़ है या मेजरली हमने जो डिफ़ाइन किया कैटेगरीज़ को, उनको 3 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन किया। फर्स्ट ऑफ थिंग हमने सिंपल एट्रीब्यूट या कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात की। तो सिंपल एट्रीब्यूट हमेशा डायरेक्टली डिफ़ाइन हो रहा होगा, उसको किसी भी आईडी की या किसी और अदर इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत नहीं होगी। तो सिंपल एट्रीब्यूट है, और कंपोजिट एट्रीब्यूट हमेशा उस सिंपल एट्रीब्यूट को एक और अलग एट्रीब्यूट के साथ एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसको हम दोबारा कभी कैटेगराइज नहीं कर सकते। कंपोजिट को कैटेगराइज करना पड़ता है और सिंपल को कैटेगराइज नहीं कर सकते। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं सिंपल एट्रीब्यूट का। आपका डेट ऑफ बर्थ है। जब आप डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखते हैं और आप अपनी एज को डायरेक्टली लिख देते हैं कि आई एम 26 ईयर ओल्ड, तो 26 इज़ नॉट डिफाइंड अगेन। इट मीन्स 26 इज़ योर सिंपल एट्रीब्यूट, बट इफ़ यू आर डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, then again and again you are defined, you are in previous days you are 16 year old, then 1 year you are 17, then 1 year you are 18. It means your month, your year, your date already defined, but your age again and again calculated. Then it is a composite attribute which define from one value to another value. Next आता है हमारा जो दूसरी कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज को हम रखने के लिए हमने सिंगल और मल्टी वैल्यूड रखा। एक ऐसा एट्रीब्यूट जो केवल एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू उसके पास नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक एट्रीब्यूट है जो 2 वेरिएबल का सेट है, और वो एक वेरिएबल ए जो दूसरी वैल्यू बी है उस वैल्यू को डायरेक्टली एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कि ए के पास केवल एक वैल्यू है जो है बी,
और तीसरी कोई वैल्यू उसके डिस्कशंस में या उसके रिलेशन में नहीं है। तो इस तरीके की जो सिंगल वैल्यू को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस तरीके के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं जिनका सिंगल टर्म्स में यूज़ है, उनको हम सिंगल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अगर मल्टी वैल्यूड की बात करेंगे तो ए बी को भी एग्जिस्ट करेगा और सी को भी एग्जिस्ट करेगा। और मल्टी वैल्यूड को जब भी हम कभी आप डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम डबल एरो का यूज़ करते हैं और ये डायरेक्शन तय होती है कि कौन सा लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है और कौन सी राइट हैंड साइड वैल्यू है। तो हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड वैल्यू को एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स ए एग्जिस्ट बी एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट सी। थर्ड कैटेगरी आती है आपकी स्टोर्ड एंड डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स। तो डेराइव्ड और कंपोजिट को हम एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं। स्टोर्ड एट्रीब्यूट कभी भी होगा कि जो वैल्यू हमने फाइनली दे दी है अब उसमें कोई भी इन्हांसमेंट नहीं हो सकता। इस तरीके के अगर डेटाबेस हमारे पास हैं जिनको हमने एक बार एग्जिस्ट कराया, दूसरी बार हमें उनमें कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं करने हैं, तो उस यूज़ के लिए हम स्टोर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं कि ये वैल्यू हमने फाइनली जो ली है उसको स्टोर करके रख दी। दूसरा आता है कि आपके डेराइव्ड एट्रीब्यूट जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल को हम एनहांस करते हैं, उस एग्जांपल को ही हम एग्जिस्ट कर लेते हैं डेराइव्ड में भी, कि डेराइव्ड एट्रीब्यूट में कि ऐसी वैल्यू हमने जो स्टोर तो की है। जैसे आप कभी एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसका पहले फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसमें एक ड्रैग बॉक्स आता है और उस बॉक्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करने का ऑप्शन आता है। और ऑप्शन के बाद आप जब बगल में देखते हैं उस कॉलम में, तो उस कॉलम में आपकी एज कैलकुलेट करके आ जाती है ऑलरेडी। तो वो जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू ही आपका डेराइव्ड डेटाबेस या डेराइव्ड एट्रीब्यूट डेटाबेस में होल्ड होती है। कि कोई भी डेटा अगर हम इनिशियली जो दे रहे हैं या हम प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू दे रहे हैं उस वैल्यू को वो कैलकुलेट कर हमें इन फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए हम रख सकें। तो इस तरीके के एट्रीब्यूट्स को हम डेटाबेस में पढ़ते हैं, डिफरेंट जहाँ पर जैसे यूसेज होते हैं उस हिसाब से हम एट्रीब्यूट्स को एग्जिस्ट कर लेते हैं। तीसरी जो चीज़ आती है आपकी ER डायग्राम का मेन है कि हम दो चीज़ों को पढ़ रहे हैं, एंटिटी और रिलेशनशिप। एंटिटीज़ को मैंने डिफाइन किया कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने आप को खुद को आइडेंटिफाई करे और खुद को डिस्टिंग्विश भी करे। इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वही एंटिटीज़ हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट तो हो सकता है लेकिन एंटिटी नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपके पास मान लीजिए आपके पास 3 मार्कर्स हैं और वो मार्कर्स आपके पास तीनों ब्लू कलर के हैं, तो उन ब्लू कलर के मार्कर्स को अगर हमने आपस में शफल कर दिया तो हम ये आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर सकते कि कौन सा मार्कर हमने पहले पकड़ा और कौन सा लास्ट में। तो ऑब्जेक्ट तो है बट आइडेंटिफाइड नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास 3 कलर के मार्कर्स हैं, एक ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, तो हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें ब्लैक वाला मार्कर चाहिए या ब्लू मार्कर चाहिए और कि ग्रीन मार्कर चाहिए। तो अब भी सेम ऑब्जेक्ट है लेकिन अब वो एंटिटी है। क्यों? क्योंकि वो अपना आइडेंटिफिकेशन एग्जिस्ट कर रही है। हम डिस्टिंग्विश इजीली कर पा रहे हैं कि विच मार्कर आर नीडेड फॉर मी। और इसका ये भी तरीका है कि डेटाबेस में कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी रखें जिसको आइडेंटिफाई ना कर पाएँ, तो उसको हम एज अ सिक्योरिटी यूज़ करते हैं या डिफरेंट यूज़ टास्क में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें रेगुलर यूज़ में डेटाबेस को रखना है तो हमें डेटा आइडेंटिफाई होना चाहिए, हमें एंटिटी आइडेंटिफाई होनी चाहिए। हमने स्टूडेंट की एक लिस्ट बना दी, अगर हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि किस कॉलेज के स्टूडेंट, जैसे आप सभी हैं, अगर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन से कॉलेज का स्टूडेंट और किसे हमें पढ़ाना है, तो हम कैसे आपका फीडबैक ले पाएंगे कि इस स्टूडेंट को ज़्यादा समझ आया, किसको नहीं समझ आया और किसको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। तो हमें एंटिटी को डिफरेंशिएट करना है, एंटिटी को अलग रखना है, एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है और ऐसी एंटिटीज़ के सेट के रिलेशंस को ही हम पढ़ते हैं। अब रिलेशनशिप की अगर आप तीसरी एक इम्पॉर्टेंट थिंग की बात करें आप, तो रिलेशनशिप आती है। एंटिटी और रिलेशनशिप के बीच में हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ा।
कोई भी एंटिटी होगा उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होगी, उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि कौन सा हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने एट्रीब्यूट में और भी देखने को मिलती कि आपने देखा होगा ER डायग्राम्स आप देखते हैं जब, देखिए ER डायग्राम है, इसमें बहुत सारे आइडेंटिफिकेशंस तो नहीं है। आप देखिए कस्टमर है और लोन है, दो आपके पास एंटिटीज़ हैं जिसको आज तक आप या एंटिटी सेट कह लें। कस्टमर की आप बात करेंगे, अगर आप एक इंडिविजुअल थिंग एंटिटी है तो कस्टमर कैसे इंडिविजुअल थिंग हो सकता है। कस्टमर बहुत सारे, अगर हमने एक कॉमन नेम लिया है कस्टमर, इट मीन्स बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनका यूज एक कस्टमर, उनकी आईडी भी होगी, उनका नेम ही होगा, उनके स्ट्रीट या एड्रेस होंगे और या उनकी सिटीज़ होंगी, अलग अलग जगह के कस्टमर्स हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास लोन है एंटिटीज़ सेट, और उसका लोन नंबर होगा और अमाउंट होगा। डिफरेंट कस्टमर्स के अलग अलग लोन होंगे, अलग अलग अमाउंट्स होंगे, और अलग अलग कस्टमर्स के अलग नेम, आईडी और एड्रेस होंगे। तो रिप्रेजेंटेशन की बात हम करते हैं, हम अगर यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करें इस डायग्राम से, तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो भी आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें आपने कस्टमर लिखा या लोन लिखा, ये लोन और कस्टमर आपको ये आइडेंटिफाई करता है कि जो भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में है वो आपका एंटिटी सेट है। और आपको बीच में डायमंड बॉक्स जो दिख रहे हैं, जो बोरोवर है, वो आपका रिलेशनशिप है। तो किसी भी कस्टमर का लोन और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन होगा वो बोरोवर का है। इस डायग्राम के थ्रू हम ये रिप्रेजेंट कर हैं कि एक कस्टमर है जिसने लोन लिया और जिसने बोरो किया है किसी बैंक से। तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, स्ट्रीट, कस्टमर सिटी, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स भी हमने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े, हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट है ये। ठीक है, हमें डेफिनेशंस पता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी भी डायग्राम के थ्रू। या यूज़र अगर डायरेक्ट किसी ER डायग्राम को एक्सेस कर पा रहा है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा एट्रीब्यूट हम पढ़ रहे हैं। तो हम सिंपली किसी भी अगर सिंपल एट्रीब्यूट की बात करें तो सिंपल एट्रीब्यूट को हम डिफाइन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओवल शेप का या एलिप्स आप बोल सकते हैं, एलिप्स शेप का हम यूज़ करते हैं। और इसमें भी आपने कुछ अलग तरीके के, अगर आपने डायग्राम्स कभी शो किए होंगे, अभी बाय डिफ़ॉल्टली मेरे PPT में नहीं है, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी डायग्राम्स होते हैं जो आपने देखा है कि जो आपका ओवल है वो कभी डॉटेड लाइन में भी होते हैं। ऐसे अगर डॉटेड लाइन के आपके पास ओवल शेप हैं तो उनको हम डेराइव्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं, और हम ये इजीली पहचान सकते हैं कि जो एट्रीब्यूट दिया है वो कैसा एट्रीब्यूट है, डेराइव्ड एट्रीब्यूट है। उसके बाद आप देखो कि कस्टमर आईडी के नीचे एक अंडरलाइन है। अंडरलाइन आपका क्या शो करता है कि जब आप आगे कभी कीज़ का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये ईजिली पता चल जाएगा कि इस ER डायग्राम में किसको हमने प्राइमरी की माना है। और प्राइमरी की आपको पता है कि वो यूनिकली डिफाइन होता है और उसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, और वो वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, इसीलिए हमने उसको प्राइमरी की माना है। आईडी, अगर हम 4 स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 4 स्टूडेंट की आईडी अलग अलग होगी। कभी भी पहले स्टूडेंट की आईडी दूसरे स्टूडेंट की, तीसरे स्टूडेंट से, चौथे स्टूडेंट से, किसी भी स्टूडेंट से मैच नहीं कर सकती। और प्राइमरी की हम हमेशा ही ऐसी वैल्यू रखते हैं जो यूनिकली डिफाइंड हो, जिसकी वैल्यू को दूसरा कोई एग्जिस्ट ना कर रहा हो। हाँ, दूसरी चीज़ है, कभी कभी आप पढ़ते हैं इसमें, आप इस ओवल शेप में आप देखते हैं कि कभी कभी डॉटेड लाइन आपकी, जैसे आपने कस्टमर आईडी में एक अंडरलाइन आप देख रहे हैं तो ये डार्कर लाइन है, कभी कभी ये अंडरलाइन डॉटेड लाइन में भी होती है। तो वो डॉटेड लाइन क्या होती है, वो डिस्क्रिमिनेटर शो करता है किसी भी डेटाबेस में ER डायग्राम का। और डिस्क्रिमिनेटर आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं कि कोई भी डेटा किसी कारण से प्राइमरी की अगर नहीं बन पाया है तो वो डिस्क्रिमिनेटर उस वैल्यू को, जिस भी रीज़न से वो प्राइमरी की नहीं बन पाया है, उस वैल्यू को होल्ड करता है और ईजिली जब भी ज़रूरत होती है तो उस वैल्यू को, वो जिस वैल्यू को उसने होल्ड कर रखा है, जिसके बिना वो प्राइमरी की नहीं बन पा रहा है, तो वो ज़रूरत पड़ने पर उस वैल्यू को रिटर्न करता है और उसे वापस में दूसरी बार में प्राइमरी की वैल्यू दे देता है। नेक्स्ट चीज़ आती है, हम फिर से चलते हैं
रिलेशनशिप पे। ये तो आपका रिप्रेजेंटेशंस थे। रिलेशनशिप पे आप बात करें तो रिलेशनशिप भी आपकी जो एंटिटी सेट हैं आपस में उनके बीच में कैसा रिलेशन है। जैसे डायग्राम्स में आप देख रहे हैं कि कस्टमर और लोन, आप ये देख रहे हैं कि फिलहाल हम जो आपके सिलेबस में है बाइनरी है, टर्शरी है और क्वाड्रिलेटरल। तो हम किसी भी रिलेशंस को आप देख रहे हैं कि इसमें केवल दो ऐसा एरो है डायमंड का, जो हम केवल दो साइड में किसी भी वैल्यू को एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एंटिटी सेट्स कस्टमर और लोन है। अगर हम अप और डाउन्स में भी इन एरो को यूज़ करें तो हमारे 4 डायरेक्शंस होंगे किसी भी कार्डिनैलिटी या किसी भी रिलेशन को एग्जिस्ट करने के लिए। अगर हमारे पास डायरेक्शन 2 फेल हो रही हैं तो हमारे पास कैसा रिलेशन है? बाइनरी रिलेशन है। अगर हमारे पास डायरेक्शन 3 फेल हो रही हैं तो इसका मतलब कि हमारा जो रिलेशन है वो टर्शरी रिलेशन है। और अगर हमारे साथ पूरे डायमंड के सारे डायरेक्शंस फिल हो रही तो कार्डिलेटरी हम उस रिलेशन को फिल करते हैं, और बहुत रेयर ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसको एक्सेस करना थोड़ा टफ है। बाइनरी रिलेशन में आप देख रहे हो कि कस्टमर है, लोन है, और उनके अपने अपने इंडिविजुअल वैल्यू हैं। कस्टमर की अपनी एक एग्जिस्ट जो एट्रीब्यूट्स रख रहे हैं और लोन के अपने हैं एट्रीब्यूट्स जो लोन नंबर और अमाउंट है। रिलेशनशिप में आप देख रहे हो कि रिलेशनशिप में भी थ्रू एज अ सेट इज वेल बाइनरी रिलेशनशिप। और नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल रिलेशनशिप। आप देख रहे हो कि कैसे रिलेशन का मतलब है कि कौन सी वैल्यू किस के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट कर रही है किसी भी सेट में। जब आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने अगर कभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो सेट थ्योरी उसमें एक चैप्टर होता है। सेट थ्योरी में हम यही पढ़ते हैं कि कोई भी एंटिटी का पर्टिकुलर क्या प्लेस है या क्या कहाँ पर वो अपनी वैल्यू को एग्जिस्ट कर रहा है, ये रिलेशनशिप बताता है। उसमें हमने कुछ कार्डिनैलिटीज़ पढ़ी थी और वही कार्डिनैलिटीज़ हम डेटाबेस में भी पढ़ते हैं। किसी भी एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ अगर रिलेशन है तो वो 4 चीज़ों को होल्ड करता है। या तो 1 to 1 रिलेशन होगा, या 1 to many रिलेशन होगा, या many to 1 रिलेशन होगा, या many to many रिलेशंस होंगे। आप देख रहे हो कि रिलेशनशिप के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक वैल्यू कस्टमर की है और एक दूसरी वैल्यू है लोन की। लोन में आप देख रहे हो कि 2 कॉलम है और कस्टमर में आपके पास 4 कॉलम है, 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। और एक उनके कुछ एड्रेस या आईडी नंबर आप बोल सकते हैं। बाकी जॉन, स्मिथ, हाइस, जैक्सन, करी, इस तरीके के नेमिंग हैं आपके कस्टमर्स के। और क्या डायरेक्शंस या कहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं या कहाँ से हैं वो बिलोंग कर रहे हैं, वो कुछ डायरेक्शंस कुछ प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं। और इधर लोन है, उन्होंने क्या लोन नंबर है और उसके बाद उनका क्या अमाउंट है। अब कोई कस्टमर है उस लोन से किस तरीके से रिलेट कर रहा है। जो आप देख रहे हो कि बीच में क्रॉस एंड जैक कुछ लाइनें आपको दिख रही हैं, वो लाइनें आपके रिलेशंस को शो करती हैं कि कोई भी एंटिटी सेट दूसरे एंटिटी सेट से किस तरीके से रिलेट कर रहा है। अगर एक एंटिटी, मान लीजिए मैं एक ब्लॉक की बात करूं, कस्टमर को मैंने ए माना और लोन को माना बी। ए एग्जिस्ट करता है बी को सिर्फ 1 डायरेक्शन में। जैसे आप देखो यहाँ पर आप ए डायग्राम की बात करते हैं। आपके पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। ए सेट में आप देखिए कि A1, A2, A3, A4 नाम की 4 एंटिटीज़ हैं और ए आपका एंटिटी सेट है। बी एंटिटी सेट में B1, B2, B3, B4 एंटिटीज़ हैं और उनके आपस में बीच में आप रिलेशन देख रहे हो, वो रिलेशन 1 to 1 है। ए का B1 से, A2 का B2 से, A3 का B3 से और A4 का B4 से। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि A1 ही एग्जिस्ट करे B1 को। A1 B2 को भी एग्जिस्ट कर सकता है, A1 B3 को भी एग्जिस्ट कर सकता है और A1 B4 को भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जो भी रिलेशन स्टैब्लिश होगा किसी भी एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ, वो केवल 1 टाइम रिलेशन होगा। अगर 1 to 1 की बात करते हैं, दूसरे डायग्राम अगर बी की बात करते हैं आप, तो उसमें ए और बी 2 एंटिटी सेट दिए हुए हैं और ए एंटिटी सेट में आपके 3 एंटिटीज़ हैं और बी एंटिटी सेट में आपके पास 5 एंटिटीज़ हैं। आप देख रहे हो कि A1 एंटिटी
B1 को भी एग्जिस्ट कर रही है और B2 को भी। तो आपका रिलेशन जो है वो 1 to many है कि many to 1 है, ये आपके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शन आपका जो हो रहा है वो किधर से एग्जिस्ट कर रहा है। आप देख रहे हो कि A1 की वैल्यू A की वैल्यू B की तरफ एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब कि वन रिलेशन है जो एक ही रिलेशन B की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब कि एक 1 है और दूसरा मेनी है। A1 इज एग्जिस्ट B1 एंड B2। मेनी रिलेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत ढेर सारे रिलेशंस एग्जिस्ट एक साथ करें। मोर देन 1 इज डिफाइंड मेनी। तो A1 एग्जिस्ट B1 B2, इट मीन्स 1 to many। नेक्स्ट आप देखो कि अगर हम बात करते हैं फिर से अगेन मेनी 1 और मेनी टू मेनी में, आप ए डायग्राम को देखें। ए में आप देख रहे हो कि A1 जो ए एंटिटी सेट है उसकी A1 की वैल्यू आप देख रहे हो कि A1 की वैल्यू B1 में जा रही है और B2 की भी वैल्यू B1 को एग्जिस्ट कर रही है, सॉरी A2 की भी वैल्यू V1 को एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब कि मेनी वैल्यूज एग्जिस्ट 1 वैल्यूज। इसका मतलब कि जो रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पर वो मेनी टू 1 है। इसी तरीके से दूसरे आप डायग्राम में देखें B में, जहाँ पर मेनी टू मेनी वैल्यू को एग्जिस्ट कराने के लिए आप देख रहे हो कि कुछ सेट इधर A में दिए हुए एंटिटी सेट और कुछ एंटिटीज़ B सेट में दी हुई हैं। आप देख रहे हो कि A1 B2 को एग्जिस्ट कर रही है और A1 B1 को भी एग्जिस्ट कर रही है। अगेन B1 को अगर हम सिर्फ देखें तो B1 A1 को एग्जिस्ट कर रही है और B1 A2 को भी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब कि जो A एंटिटी सेट की एंटिटीज़ हैं और जो B एंटिटी सेट की एंटिटीज़ हैं, दोनों एंटिटीज़ में दोनों का रिलेशन मोर देन 1 है। इसका मतलब ये एग्जिस्ट होता है कि जो रिलेशन हमारे बीच एस्टेब्लिश हो रहा है एंटिटीज़ में वो मेनी टू मेनी रिलेशन है। एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं। आप अगर डायरेक्शंस अभी बात से अगर क्लियर नहीं है तो आप डायरेक्शंस देख सकते हैं 1 to many का। आप देख रहे हो कि 1 to many में डायरेक्शंस का शो किधर हो रहा है। आप देखो कि लोन है, लोन जब भी होगा कस्टमर एक है। कस्टमर अगर कोई एक है, ज़रूरी ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास एक से ज़्यादा लोन भी हो। एक कस्टमर है तो ज़रूरी नहीं कि उसके पास केवल एक लोन, एक से ज़्यादा लोन हो सकते हैं और वो लोन अलग अलग बैंकों से भी हो सकते हैं या सेम बैंक से भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई रिलेशन है तो आप देख रहे हैं कि कस्टमर बोरोवर है और वो लोन उसने लिया है जो कई जगह से लोन ले रखा है और उसके अपने अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। अगर जिस भी लोन को लिया उसने, अगर 2 लोन लिए तो 2 लोन नंबर प्रोवाइड होंगे और 2 अमाउंट्स होंगे जो उसने प्रपोज किए हैं। दूसरा आप देख रहे हो मेनी टू 1। अब ऐसा भी हो सकता है कि कई कस्टमर हो, एक ही लोन को कई कस्टमर ने ले रखा हो। आप स्टूडेंट लोन की अगर आप बात करें तो एक स्टूडेंट लोन है जो आपको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस स्टूडेंट लोन को एक्सेस किया हो। तो इस तरीके के अगर कोई रिलेशन की बात है तो मेनी टू 1 रिलेशनशिप में हम इस एग्जांपल्स को रखते हैं। नेक्स्ट आप देखते हो कि मेनी टू मेनी। अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात ख़त्म है। क्यों? क्योंकि कस्टमर, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक कस्टमर ऐसा हो जिसके पास ढेर सारे लोन हो और ऐसा भी हो सकता है कि एक लोन हो जिस पे ढेर सारे कस्टमर्स। तो इस तरीके के जो रेशियो हैं या जो रिलेशनशिप है उसको मेनी टू मेनी रिप्रेजेंटेशंस बोल सकते हैं। दूसरी आप एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये आपके पास एक ER डायग्राम का मॉडल दिया हुआ है। ER डायग्राम में आप देखें कि कस्टमर दिया हुआ है। कस्टमर आपको मैंने बताया था कि कस्टमर आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो हो रहा है और जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो आपके किसी भी एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करता है।
आप कस्टमर से देख रहे हैं, आपकी कस्टमर का नेम है, कस्टमर आईडी है, फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है और एज है। उसके बाद एड्रेस भी है। तो आप देख रहे हैं कि जो कस्टमर है और नेम, कस्टमर आईडी, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, तो आप देख रहे हैं कि नेम और कस्टमर आईडी जो है, नेम आप देख रहे हैं कि वो एक सिंपल एट्रीब्यूट है। कस्टमर आईडी आप देख रहे हो कि कस्टमर आईडी भी एक सिंपल एट्रीब्यूट है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंपल एट्रीब्यूट का है। लेकिन फ़ोन नंबर में आप देख रहे हो कि हमने एलिप्स को डबल कर दिया है, और डबल एलिप्स क्या शो करता है कि किसी भी कस्टमर के साथ जो एट्रीब्यूट का रिलेशन है या जो एट्रीब्यूट हम डिफाइन कर रहे हैं वो कैसा एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड है। मल्टी वैल्यूड एग्जिस्ट करता है मोर देन वन वैल्यूज़ को। नेक्स्ट आप देखते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आपका एक सिंपल एट्रीब्यूट है। आप एज की बात करें तो एज में आप देख रहे हैं कि डॉटेड रिप्रेजेंटेशन है। डॉटेड रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था कि डॉटेड रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। आपकी एज है और एज को हम डेट ऑफ बर्थ के थ्रू जो हम डिराइव कर रहे थे उस वैल्यू को, तो इसका मतलब कि एज फर्दर हम फिर से डिराइव करेंगे। क्यों? क्योंकि एज एक इंक्रीमेंट प्रोसेस है, जो एक साल पहले कुछ और, एक साल बाद कुछ और, तो हम उसको डिराइव करके ही फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ से और प्रेजेंट की डेट। प्रेजेंट डेट और एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ से हम उस एज को कैलकुलेट करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से हम उस वैल्यू को डिराइव कर लेते हैं, और डिराइव करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है वो एक फाइनल वैल्यू या एज हम आपकी कैलकुलेट कर पाते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि नेम के ऊपर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। आप देख रहे हो कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, लास्ट नेम की बात करें, अगर नेम है, नेम एक सिंपल एट्रीब्यूट है, रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो सिंपल एट्रीब्यूट इन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, बट डिफरेंट इज दैट नेम इज सिंपल एट्रीब्यूट, बट कैसे ये कंपोजिट है? क्यों? क्योंकि कोई ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर फिर से डिफाइन कर पाएँ। जैसे नेम है, नेम को हम फिर से कैटेगराइज कर पाते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। लेकिन अगर मैं आपकी किसी भी आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, मान लीजिए आपके रोल नंबर की बात करती हूं, तो रोल नंबर को हम फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते। जो रोल नंबर अगर आपका 5 है तो एग्जैक्टली 5 है, हम उसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, या हम फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते किसी अनदर वैल्यू में, या आज हमने 5 रखा तो कल हम आपको 4 कर दें, ऐसा नहीं है। तो कोई भी वैल्यू के बाद अगर हम दूसरी वैल्यू को डिफाइन कर पा रहे हैं, फर्दर कैटेगराइज कर पा रहे हैं, जैसे आपके एड्रेस की बात करते हैं, आप अगर कहीं पर एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस इज योर एट्रीब्यूट, तो एड्रेस इज सिंपल एट्रीब्यूट इन विच केस व्हेन यू आर डिफाइंड द एड्रेस, बट एड्रेस इज ऑलरेडी योर कंपोजिट एट्रीब्यूट। हाउ? एड्रेस इज फर्दर डिवाइड इन स्ट्रीट, योर सिटी, योर होम नंबर एंड एट्सेट्रा। इट मीन्स वैल्यू फिर से अगर हमें डिवाइडेड है या कैटेगराइज कर पा रहे हैं तो वह वैल्यू कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में है। उसके बाद आप देख रहे हो कि एड्रेस, सिटी, आपको मैंने एग्जांपल दिया, सिटी है, स्ट्रीट है, स्टेट है और जिप कोड है। स्ट्रीट को आप फर्दर फिर से डिफाइन कर पा रहे हैं, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम और अपार्टमेंट नंबर। इसका मतलब कि स्ट्रीट भी आपकी कंपोजिट एट्रीब्यूट है। सिटी को हम फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते, अगर वो हैदराबाद है तो हैदराबाद है। इसका मतलब कि जो सिटी है, हैदराबाद है या कानपुर है या लखनऊ है, वो एक कॉमन है, और वो जो है वो फिक्स्ड वैल्यू है, वो सिंपल वैल्यू है एग्जैक्टली, बट कंपोजिट वैल्यू नहीं हो सकती। तो कंपोजिट वैल्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या ईआर डायग्राम में कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर किसी ओवल का कनेक्शन डायरेक्टली ओवल से है तो वो एक कंपोजिट वैल्यू है, और अगर किसी ओवल का रिलेशन किसी भी एंटिटी सेट या किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स से, इट मीन्स वो एक सिंपल एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट, किसी भी बात करते हैं आप डिज़ाइन एंड ईआर डायग्राम की, कि
क्या यूज़ है, या हम कैसे अगर किसी भी आप इन्होंने एक माइक्रोस्कोपिक वर्ड का इन्होंने एग्जांपल लिया है आपकी पीपीटी में जो आपको दिखाई दे रहा है कि हम किसी भी ईआर डायग्राम को हम कैसे बनाते हैं। जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं तो आप चूँकि कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको प्रोग्रामिंग की भी थोड़े बहुत जो भी नॉलेज है, आप जब प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके पास कोई एक प्रोग्राम का एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क को आप पहले वर्बली सॉल्व करते हैं, या उसको हम बोलते हैं रिमेंबरिंग ऑफ समथिंग। हम किसी भी चीज़ को अगर खुद एनालिसिस कर रहे होते हैं उस समय उस टॉपिक को, तो उसका एक ओवरव्यू तैयार होता है और उस ओवरव्यू के थ्रू हम ये पता करते हैं कि हमको इसको कैसे एक्चुअली एक्सेस करना है। तो जो ओवरव्यू तैयार होता है प्रोग्रामिंग में, उसको हम एल्गोरिदम्स बोलते हैं और उस एल्गोरिदम्स को हम सीक्वेंस में रखते हैं कि किस स्टेप के बाद क्या करना है, किस स्टेप के बाद क्या करना है, और एग्जैक्टली हमें वो सारे स्टेपिंग पता होती है। और उस स्टेप में, जिस स्टेप में हमने उसका ओवरव्यू बनाया है, उस ओवरव्यू को हम एक डायग्राम के थ्रू, या आप कह लें कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें भी, और उस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम ये पता कर पाते हैं कि कौन सा हमारा यूज़र स्टार्ट कर रहा है, कहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है, उन प्रोसेस के बीच में क्या रिलेशंस हैं, या कौन सी वैल्यू इनपुट हो रही है, कौन सी हमें आउटपुट पे मिल रही है, और कौन एंड यूज़र है, या हमें कब उस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। इसी तरीके से हम ईआर डायग्राम की बात कर रहे हैं कि ईआर डायग्राम सेम एज फ्लो चार्ट, बट फ्लो चार्ट इज यूज्ड ऑन प्रोग्रामिंग सीक्वेंस। कॉल इज इन मैम, कॉल एंड हो गई? नहीं चल रही, वहाँ से नहीं करेंगे, आप बोलिए। ठीक है, सॉरी। तो अगर हम ईआर डायग्राम की आप बात कर रहे हैं तो ईआर डायग्राम भी सेम ऐसा है कि हम किसी भी डेटाबेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे रखना है, या एग्जैक्टली हमें किस डेटाबेस को किस टाइम पे एक्सेस करना है, उस प्रोसेस को हम ईआर डायग्राम के थ्रू, किसी भी डायग्राम या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो ऑफ करते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि डिज़ाइन अ डेटाबेस फॉर एन ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम फॉर माइक्रोस्कोप्स इन मटेरियल साइंस लैब। अगर किसी भी ऑनलाइन रिजर्वेशन की आप बात करें तो उसका जो एक डायग्राम बनाते हैं कि कैसे यूज़र आएगा, फिर उसको हम कैसे एग्जिस्ट करेगा, फिर वो हमसे अपनी डिटेल देगा, फिर हम डिटेल के लिए बात सर्च करेंगे, फिर उसको हम उसकी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करेंगे। फिर दूसरी चीज़ आती है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स, माइक्रोस्कोप एडमिनिस्ट्रेटर और माइक्रोस्कोप एंड यूजर्स। अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो पहला तो ये है कि कौन वो सुपरवाइज़ कर रहा है उस प्रोसेस को, और दूसरा ये है कि सुपरवाइज होने में यूज़र कौन है जो उस प्रोसेस को कर रहा है। तो 2 माइक्रोस्कोपिक होंगे, एक जो उस प्रोसेस को दे रहा है, दूसरा उस प्रोसेस को जो होल्ड कर रहा है। थर्ड पॉइंट इज ईच माइक्रोस्कोप इज लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक लैब। जब हम किसी भी ईआर डायग्राम बना रहे होते हैं तो हम जो भी सीक्वेंस है वो उनको एक स्पेसिफिक लैब होगी, वो प्रोवाइड होती है, और उस लैब में हम सारा अरेंजमेंट करते हैं। तो माइक्रोस्कोप को एक स्पेसिफिक लैब में उसको हम प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद उस प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईच रिक्वेस्ट इज असाइन टू एन एडमिनिस्ट्रेटर हु कैन ऑथराइज टू डिनाई द रिक्वेस्ट। अब हमें ऐसा भी है, आप देखते हैं कि जब रिजर्वेशन की ऑनलाइन रिजर्वेशन में होता है एक प्रोसेस है कि आपका यूज़र आईडी होना चाहिए। आप जब तक यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है आप टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो टिकट बुकिंग का जो प्रोसीजर है, जो हम आपको एक आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं IRCTC के थ्रू, वो एक अथॉरिटी है, वो एक अथोराइज्ड वे है कि कौन सा बंदा हमारी इस साइट को एक्सेस कर रहा है किस टाइम पे। तो इसकी पूरी डिटेल IRCTC पे होती है, और वो ईज़िली अगर कोई इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ईज़िली डिटेक्ट कर पाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आई। नेक्स्ट, यूजिंग ऑफ सम माइक्रोस्कोप रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ एन
एडमिनिस्ट्रेटर। क्यों? क्योंकि कोई भी माइक्रोस्कोप काम कर रहा है या कोई भी प्रोसेस हो रही तो एडमिनिस्ट्रेटर को भी ये जज करते रहना है कि कोई फॉल्ट ना होने पाए, या हम जो सीक्वेंस हमने दिया है उसी सीक्वेंस से हमारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एक माइक्रोस्कोप आपको जजमेंट में भी रखना होगा। दूसरी चीज़ है टाइम इज डिवाइडेड इनटू 1 आवर स्लॉट्स। ईच रिजर्वेशन कैन ओनली टेक 1 और मोर टाइम स्लॉट्स। क्योंकि कोई भी रिजर्वेशन या कोई भी प्रोसेस का एक स्लॉट डिसाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्लॉट के या बिना टाइम डिवीज़न के हम कोई भी काम कभी भी एक्यूरेसी से नहीं कर सकते। टाइम क्लैश करेगा तो एक प्रोसेस या कई प्रोसेस एक टाइम में हम नहीं कर सकते हैं, और जो हमारे लिए एक ड्रॉबैक बन जाएगा। नेक्स्ट, आप नोटेशंस की बात कर रहे थे। नोटेशंस को एक बार फिर से फिगर आउट कर लेते हैं। आप देखिए एक रेक्टेंगल बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप देख रहे हैं एंटिटी सेट है। उसके बाद अगर कभी कभी ईआर डायग्राम्स में आप एंटिटी सेट में अगर आप बात करें तो वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी की भी बात करते हैं। वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ का रिलेशन जो होता है कि वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, या एंटिटीज़ के बीच का कोऑर्डिनेशन कैसा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने मेजरली 2 कैटेगरीज बना दी कि स्ट्रॉन्ग या वीक। तो वीक एंटिटीज़ को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम डबल रेक्टेंगुलर से शो करते हैं। दूसरा आता है आपका रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप सेट में आप डायमंड बॉक्स यूज़ करते हैं। अगर आपका वीक एंटिटी या वीक रिलेशनशिप सेट है तो आप डबल डायमंड बॉक्स यूज़ करते हैं। प्राइमरी की के लिए आप एलिप्स यूज़ करते हैं और उसके साथ एक अंडरलाइन यूज़ करते हैं। आप एट्रीब्यूट के लिए एक सिंपल एट्रीब्यूट या सिंपल एलिप्स यूज़ करते हैं। मल्टी वैल्यूड के लिए आप डबल एलिप्स यूज़ करते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट के लिए आप देखिए डॉटेड लाइन या डॉटेड एलिप्स का यूज़ करते हैं। और कितना पार्टिसिपेशन है या इनके बीच क्या रिलेशंस हैं। आप आर रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और एंटिटी आपकी एंटिटी सेट या एंटिटीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आप ईआर डायग्राम में ये कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कितने टोटल पार्टिसिपेशंस या टोटल कितने एंटिटी रिलेशनशिप सेट हैं। तो ये हम फाइनली एक फिगर आउट करते हैं और ये लिखते हैं कि इतने रिलेशंस थे जो डायग्राम बॉक्स में यूज़ करते हैं, और कितने एंटिटी सेट्स थे ये हम एंटिटी बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आप डिस्क्रिमिनेटर की बात मैंने की थी। डिस्क्रिमिनेटर वो वैल्यूज़ जो किसी भी प्राइमरी की के लिए, जो कोई ऐसी वैल्यू जो प्राइमरी की नहीं बन पाई किसी कारण से, तो जो फॉल्ट या जो कमी उस वैल्यू में रह गई, उस कमी को ख़त्म करने के लिए जो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है उस वैल्यू को वो होल्ड करती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये कुछ डायरेक्शंस जो हमने आपको रिलेशनशिप में बताए थे। कुछ स्पेशलाइजेशंस के सिंबल्स हैं, कुछ जनरलाइजेशंस हैं, कुछ आप देख रहे हैं कि डायरेक्शंस में 4 तरीके के डायरेक्शंस आपके दिए हैं। तो जो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स की होती है तो उसमें कार्डिनैलिटी लिमिट्स हमें डिफाइन करनी होती है कि हम कितना रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे या कितने मिनट तक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। उसके बाद थैंक यू।